क्लास में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो हम लोगों ने ज्ञात किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यापक सूत्र E = 1/4πε0 के 2πr/r² - L² आया था। और जब हमने इसे छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए निकाला तो ये वैल्यू 1/4πε0 के 2p/r³ आई। जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, यहाँ पर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, K माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में इसको रखा गया है, और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, और स्मॉल r वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति या tan B स्थिति, या जिसको हम दूसरी तरह से अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, tan B पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो चलते हैं, निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर -q आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है। तो ये तो आप जानते हैं x होती है, इसका जो लंबार्धक होगा लंब समद्विभाजक, ये बना देते हैं, ये निरक्ष होगी। इसी निरक्ष पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं। तो हम निरक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, और इस बिंदु P की मध्य बिंदु O से दूरी हम लोग R ले लेते हैं। तो ज्यामिति से आप देख रहे होंगे जो कि ये लंब समद्विभाजक है, तो PA, अगर इसको मैं A लिखूं, इसको मैं B लिखूं, तो PA और PB दोनों बराबर होंगे। PA = PB होगा। इस लंबाई को यूजुअली हम लोग L लिखते हैं, जो कि अर्ध लंबाई है, इसको भी L लिखेंगे। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो PA का मान हो जाएगा √L² + R²। इसी तरह से PB का मान भी √R² + L² होगा। तो ये हो जाएगा √R² + L²। इसको हम K परावैद्युतांक के माध्यम में रख देते हैं। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक। और चूंकि एक वैद्युत द्विध्रुव है तो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जैसा हम पहले कर चुके हैं, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, और +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। अब -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं, उस बिंदु से -q आवेश की तरफ दिशा होगी। इसको हम लोग मान लीजिए कि E2 कह लेते हैं। सपोज ये E2 वेक्टर है। और इसी तरह से अगर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ड्रा करेंगे तो इसको हम लोग E1 वेक्टर लिख देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रहे कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों लंबाई में बराबर होने चाहिए, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 के Q/R² होती है। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी समान है, दोनों आवेशों के परिमाण समान हैं, इसलिए जो भी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो परिमाण में समान होगा। इसलिए E1 और E2 जो वेक्टर की लंबाई होगी वो परिमाण में समान होनी चाहिए। एक ज्यामिति और इस्तेमाल करते हैं, मान लेते हैं इसको हम थीटा। अगर इसको मैंने थीटा माना तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ भी थीटा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचता हूँ तो ये कोण भी ज्यामिति से थीटा होगा, और चूँकि ये थीटा है तो ज्यामिति से ये कोण भी थीटा हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है, +q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है। तो -q आवेश के कारण
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। इसको हमने देखिए यहाँ पे E2 लिखा है, तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/AP² लिखना है। तो AP² क्या है, AP² ही लिख देते हैं। और ये दिशा किधर से किधर होगी, P से A की तरफ, P से A की तरफ। अब आइए इसी तरह से +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण देखते हैं। तो +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। हमने इसे E1 लिखा है, तो E1 इज इक्वल टू उसी तरह से 1/4πε0 के Q/ यहाँ PB² हो जाएगा या BP² हो जाएगा। और ये दिशा B से P की तरफ है, B से P की तरफ है। अब इसको एक बार रीड्रा करते हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर, तो P पर हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। हमको E का परिमाण ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम इसको एक बार यहाँ से रीड्रा करते हैं। देखिए ये निरक्ष थी, यहाँ पर E2 बना है और यहाँ पर E1 बना है। और देखिए ये कोण भी थीटा है, ये कोण भी थीटा है। तो इसको घटकों में वियोजित करते हैं। अब ये बिंदु P था, ये निरक्ष है। P को OP के अनुदिश और लंबवत घटकों में P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को हम लंबवत और क्षैतिज घटकों में वियोजित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि E1 को हम OP के अनुदिश घटक और उसके लंबवत घटक में वियोजित करेंगे, E2 को भी हम OP के अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। तो जब इसका हम लोग लंबवत घटक लेंगे तो ये आएगा E2 साइन थीटा, और इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो E2 कास थीटा आएगा। इसी तरह से E1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो E1 कास थीटा होगा, और E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो E1 साइन थीटा होगा। अब देख रहे हैं पहले से ही कि E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में भी बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और E1 कास थीटा और E2 कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा निरस्त हो आप यहाँ मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 के
यहाँ से देखिए 2Q OB कितना L है अपान BP स्क्वायर और BP, तो BP क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो गया? BP क्यूब हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये देखिए Q इंटू 2L है, ये परिभाषा से क्या है? P है। BP का मान रखेंगे या PB का मान रखेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो यहाँ पर आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हाफ, और 3 पावर और लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये तो व्यापक सूत्र हुआ, इसको मैं इक्वेशन B लिख देता हूँ, ये इसका व्यापक सूत्र है। अगर मैं छोटे वैद्युत द्विध्रुव की बात करता हूँ तो छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, L स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर से बहुत कम होगी। तो छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए L स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर से बहुत कम होगी। तो L स्क्वायर को हम इसमें नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर टू द पावर 3/2 आएगी। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, R क्यूब बचेगा, आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R क्यूब। तो ये छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए हो गया, और ये निरक्षीय स्थिति में व्यापक सूत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र आप देखे हैं, ये वेक्टर का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो गए हैं, केवल क्षैतिज घटक आ रहा है। तो एक बार हम इसे रीड्रा कर देते हैं, ये आपका -Q है और ये +Q है, ये अगर आपकी निरक्ष है। अगर मैंने यहाँ पर इसे बिंदु P लिया है तो नेट वैद्युत क्षेत्र इस तरफ मिला है, E वेक्टर जो मिला है हमको वो इस तरफ मिला है, A B, इसको बना देते हैं। आप कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये -Q से +Q, ये P वेक्टर की दिशा होती है। P वेक्टर के विपरीत दिशा में है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P वेक्टर के विपरीत दिशा में है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, छोटे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होता है। तो अगर मैं कहूँ, यहाँ से देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए E अक्षीय अपान E निरक्षीय। तो E अक्षीय अपान E निरक्षीय, देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P/r³ है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/r³ है। तो सब चीज़ सेम है, केवल 2 एक्स्ट्रा ऊपर बचा हुआ है। तो यहाँ आप कह सकते हैं दिस इज 2/1। तो ये तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, तो आइए जनरल पोजीशन देखते हैं। व्यापक स्थिति, व्यापक स्थिति
तो व्यापक स्थिति कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए कि ये मेरा वैद्युत द्विध्रुव है और इसका ये मध्य बिंदु O है, इसको मैंने AB कह लिया, चलिए AB लिख लेते हैं। यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये OP = R है। हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ -q चार्ज है, यहाँ +q, इसका जो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण है वो ये P वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण को OP के अनुदिश और उसके लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। तो जब हम इसको इसके अनुदिश घटक में वियोजित करते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, तो OP के अनुदिश घटक P वेक्टर का OP के अनुदिश घटक P cos थीटा होगा। तो इसे हम P cos थीटा लिख देते हैं, P cos थीटा लिख देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा P वेक्टर के समांतर होती है। अर्थात कहने का ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र P cos थीटा के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तो इसको हमने E1 बनाया है। E1 = 1/, ये अक्षीय स्थिति बन जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p, लेकिन यहाँ पर p नहीं, ये वैल्यू क्या है, P cos थीटा है, तो 2p cos थीटा अपान r³। ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए। अब इसको हम OP के लंबवत घटक में जब वियोजित करेंगे तो ये इस तरह से होगा, और ये P sin थीटा है। तो P sin थीटा के कारण देखिए ये जो OP या बिंदु P बन रहा है वो निरक्षीय स्थिति आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, आप जानते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/r³ होता है। तो P/r³ कहने का मतलब हुआ हमारे पास P की जगह यहाँ पर क्या है, देखिए P sin थीटा है, तो P sin थीटा अपान r³ हो जाएगा। अब यहाँ जरा देख लीजिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निरक्ष पर P वेक्टर के विपरीत दिशा में होता है, तो P sin थीटा के विपरीत दिशा माने ऐसे, ये क्या हो जाएगा आपका E2 वेक्टर। आप यहाँ से देख रहे हैं E1 वेक्टर E2 वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसको समांतर चतुर्भुज विधि से हल कर लीजिए। जब समांतर चतुर्भुज विधि से इसको हल करेंगे तो इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र, मान लिया E वेक्टर है,
और ये E1 की दिशा से कितना कोण बनाता है, फाई। तो E पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, सॉरी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि E1 E2 परस्पर लंबवत हैं, इसलिए अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R³ सब में कॉमन है, तो इतना मैं बाहर ले लेता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R³। इसमें क्या बचा, 2 cos थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर इसमें से निकाल लेंगे तो एक हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R³। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपको मिल जाएगा ये अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। आप इसे फिर से ऐसे लिखेंगे, या E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपान R³। ये एक व्यापक सूत्र है। इससे देखिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति कैसे निकालेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये जो बिंदु P है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, माने अक्ष पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अक्षीय स्थिति की बात करते हैं, अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति में थीटा की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 0, और यहाँ पर cos 0 इज 1, तो 1 प्लस 3 इज 4, अंडर रूट 4 मीन्स 2, तो आपको मिल जाएगा E अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P/R³। और अगर देखिए थीटा की वैल्यू 90 रख देते हैं तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ये बिंदु P क्या है, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं तो निरक्षीय स्थिति है, तो इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इस समीकरण में थीटा बराबर 90 रख दें तो cos 90 0 होता है, तो अंडर रूट 1 मतलब 1 बनेगा। आपको मिल जाएगा E निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R³। अब अगर मैं कहूँ कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर से कितना कोण बनाता है, तो इसको आप फाई लिखे हुए हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि tan फाई परपेंडिकुलर अपान बेस, माने लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब E2 बटे E1 कर सकते हैं, E2 बटे E1 कर सकते हैं। अब देख लीजिए E2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P P साइन थीटा बाई R³ है, और E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा बाई R³। तो सारी चीज़ें सेम है, केवल यहाँ 2 एक्स्ट्रा हो गया है E1 में। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2 cos थीटा E2 में क्या मिल जाएगा, E2 में साइन थीटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, और E1 में क्या मिल रहा है, 2 cos थीटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 cos थीटा। तो ये 1/2 tan थीटा हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। फाई क्या है, फाई E वेक्टर का E1 वेक्टर से
बना कोण। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E1 वेक्टर की दिशा से बना हुआ कोण है।